जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था ऐसा वेव जिसको हमने बोला था प्रोग्रेसिव वेव, जो मीडियम में कंटिन्यूअसली क्या करता है, प्रोपागेट होता है। एक बार सोर्स से निकल गया तो जब तक उसकी एनर्जी 100% डिसिपेट नहीं हो रही है तब तक वो मीडियम में क्या करता है, ट्रैवल करता रहता है और आगे जाता है। उस टाइप के वेव को हमने बोला था एज ए प्रोग्रेसिव वेव। अब इसी टाइप के न्यू वेव के बारे में आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है, जिसको बोला जाता है एज ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव मतलब क्या है, हमें यहां पे इसके मतलब हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। ऐसा वेव जो मीडियम में से प्रोपागेट नहीं होगा, जो क्या होगा, एक फिक्स पर्टिकुलर गिवन मीडियम होगा और उसी मीडियम में ये ट्रैवल करेगा, मतलब इट अपेयर्स टू बी स्टेशनरी। ये कंटिन्यूसली प्रोपागेट नहीं करेगा, एक गिवन मीडियम होगा, उसी मीडियम में ये अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब वो अपेयर्स टू बी स्टेशनरी होगा, इसलिए बोला जाता है स्टेशनरी वेव। अब ये स्टेशनरी वेव मतलब क्या होता है, देखो एकदम सिंपल है। व्हेन टू identical progressive waves traveling along same path but in the opposite direction। मतलब ये कंडीशन है, देखो ठीक है। स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा मतलब कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए यहाँ पे दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव लगेंगे। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी सेम, जो भी बाकी सारी बातें, वेवलेंथ है, पीरियोडिक टाइम है, वेव वेलोसिटी है, सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए हमने बोला है उनको आइडेंटिकल। When two identical progressive waves traveling along same direction or same path but in the opposite direction superpose over each other and forms a loop-like structure। एंड ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एज ए स्टेशनरी वेव। देखो कितना सिंपल है कि टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स होंगे, मीडियम में से ट्रैवल करेंगे सेम पाथ पे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि क्या होगा, देखो एक मीडियम यहां पे होगा और ये मीडियम यहां पे जाके क्लोज होगा। क्योंकि ये क्या है, बेसिकली स्टेशनरी वेव है, तो इसको मीडियम में से प्रोपागेट होने की परमिशन नहीं है। मतलब ये वेव जो है यहां से निकलेगा एंड यहां तक ही ट्रैवल करेगा, मतलब इस पाथ के अलोंग ये वेव क्या करने वाला है, ट्रैवल होने वाला है। इसलिए हमने लिखा है प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग सेम पाथ बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अपोजिट कैसी होती है, तो इसमें सिंपल कंडीशन है, जो वेव यहां से निकलता है ऐसे क्रॉस ट्रप फॉर्म करके यहां पे आके इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट होने के लिए वो आगे तो नहीं जा सकता, इसलिए रिफ्लेक्ट होके इसको सेम मीडियम में वापस आना पड़ता है। फिर ये वापस आते टाइम क्या करता है, बस ये फेज चेंज करके यहां पे क्रॉस ट्रप इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। मतलब ये क्या बन गए, लूप्स बन गए। तो ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर वाला वेव यहां पे दिख रहा है उसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव। कितना सिंपल है देखो, मतलब ये जो स्टेशनरी वेव हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहां पे जो है प्रोग्रेसिव वेव ही है, मतलब सारी इक्वेशन सारी टर्मिनोलॉजी वही यूज होने वाली है। बस यहाँ पे क्या होता है, एक वेव आता है उधर रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। जैसे हम स्ट्रिंग वॉल को कनेक्ट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ के, मतलब उसमें हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो जोर जोर से वाइब्रेशंस अगर करेंगे तो हमें क्या करता है, क्या दिखता है, वहां पे गोल गोल लूप दिखाई देते हैं। एंड ये लूप वाला वेव जो वेव है उसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव। वही बात है यहाँ पे। चलो देखो डेफिनेशन क्लियर है क्या, कमन फास्ट रिप्रेजेंटेशन क्लियर है क्या। स्टेशनरी वेव मतलब क्या होगा, एक ही वेव होगा, इसलिए आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव बोला है। जो वेव जाके इंसिडेंट हो रहा है वही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिकली होगा, पाथ भी सेम है, बस कंडीशन क्या है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि अगर मैं पहले वेव उधर जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए साइन ओमेगा इन ब्रैकेट स्मॉल टी माइनस एक्स बाई वी, ये इक्वेशन अगर यूज करूंगा, ठीक है। या फिर ये इक्वेशन कहां से आ गया, आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई
स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, इसको सिंप्लीफाई किया था इस तरह से, 2 पाई, ये 2 पाई था, 2 पाई कॉमन लिया, फिर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा बना, फिर ये a साइन 2 पाई, फिर यहाँ पे n कॉमन लिया, n कॉमन लिया मतलब ये स्मॉल टी बनेगा माइनस ऑफ एक्स बाय n इंटू लैम्बडा बनेगा, तो 2 पाई n को ओमेगा बोला था, n लैम्बडा को v बोला था, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन हम पहले प्रोग्रेसिव वेव में प्रूव कर चुके हैं। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो निगेटिव आता है, दूसरा वेव इंसिडेंट होके वापस आ रहा है, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां पे क्या चेंज होगा, ये माइनस था यहाँ पे प्लस होगा, तो ये बनेगा t प्लस एक्स बाय वी। अगर ये ट्रेवल करेगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए सिंपली माइनस इज रिप्लेस्ड बाय प्लस, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए सिंपली माइनस को हमने प्लस से चेंज किया है, बाकी पूरा पार्ट जो है यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चलो अब तक जितनी थियोरेटिकल बातें एक्सप्लेन की गई है सबको क्लियर है, कमेंट फास्ट कमेंट करो। डेफिनेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसके इक्वेशंस हो गए, इज दैट क्लियर? सिंपल सिंपल बातें चल रही, देखो नया कुछ अभी तक आया ही नहीं है। पहले दिमाग में रखो कि स्टेशनरी वेव मतलब कुछ अलग नहीं है, जो हमने प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में देखा था वही है, बस यहाँ पे एक वेव जा रहा है एंड दूसरा रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है स्टेशनरी वेव के लिए, उनको डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वंस अगेन बोलो मेरे साथ, स्टेशनरी वेव मतलब क्या है? when two identical simple harmonic progressive waves traveling along same path but in the opposite direction superpose over each other and forms a loop like structure, उसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव। अब वहां पे इस साइड में जाने वाले वेव का इक्वेशन हमने लिखा था a साइन ओमेगा, ओमेगा को अपन 2 पाई बाहर एंड ये एन टी माइनस एक्स बाय वी ऐसे भी लिख सकते हैं। y2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a साइन ये 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय, अब ये n मल्टीप्लाई करेंगे n n कैंसिल होगा, मतलब ये लैम्बडा बचेगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन से सिंप्लीफाई करो। अगर मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी y इक्वल्स टू बना y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 है, मतलब है मैं इन दोनों को अब ऐड करने जा रहा हूं, तो इनकी एडिशन क्या होगी, a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे a हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। क्लियर ये इक्वेशन? देखो कुछ भी नया नहीं किया है, पहले जो इक्वेशंस है उनको बस मैंने ऐड किया है, ऐड करने के बाद वहां पे उनका एम्पलीट्यूड कॉमन था तो बस एम्पलीट्यूड का कॉमन को मैंने बाहर लिखा है, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है सबको? चलो तो अब यहां पे क्या होगा कि ये ए तो बाहर मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी, और ये साइन सी प्लस साइन डी का एक्सपांशन होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। इसका यूज करके मैं अबव इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, ठीक है। अब उसमें ये सी प्लस डी अपॉन 2 क्या होगा, हम वहां पे देखते हैं। सी मतलब ये पूरी पार्ट है, पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 पाई को थोड़ी देर के लिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या फिर 2 पाई को वैसे ही रखो तो ब्रैकेट में क्या होगा, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस यहां पे कौन होगा, 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2। अब मतलब ये सी वाले ये डी वाले टर्म्स को मैंने ऐड किया है, अब इनके एडिशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पाई कॉमन रहेगा, ये 2 यहां पे रहने दो, तो यहां पे क्या बचा ब्रैकेट में, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, तो प्लस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल होगा, ये बचेगा 2 पाई इंटू एन टी प्लस एन टी मतलब 2 टाइम्स ऑफ एन टी डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल होगा और ये बचेगा 2 पाई एन इंटू टी। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, सी प्लस डी अपॉन 2 की। अब उसी तरह से मैं ये सी माइनस डी अपॉन 2 यहां पे कैलकुलेट करता हूं, सी माइनस डी अपॉन 2
तो यहां पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आएगा, मतलब मैं लास्ट स्टेप यूज करता हूं बस, ये 2 पाई/2 तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा है, प्लस इंटू माइनस माइनस एन टी माइनस माइनस प्लस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, एक मिनट, दोनों भी प्लस है तो ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये माइनस ऑफ एन टी, यानी कि क्या होगा, प्लस एन टी माइनस एन टी कैंसिल होगा और सी माइनस डी अपॉन टू ये बनेगा 2 पाई माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 एक्स बाय लैम्बडा, 2 कैंसिल होगा, मतलब ये बनेगा 2 पाई इंटू एक्स बाय लैम्बडा, लेकिन ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये सी माइनस डी बाई टू की वैल्यू मिल गई। ठीक है, देखो सिंपल मैथमेटिक्स से यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी, इसलिए सी प्लस डी अपॉन टू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू को मैंने अलग से कैलकुलेट करके वहां पे रख दिया था, अब इनकी वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो, तो अगर इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यहां पे ए कॉमन था, यहां पे उसके साथ 2 है, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू बनेगा 2a साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन टू, कितना है 2 पाई एन टी इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी, ये मालूम होगा आपको, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा होता है, इसलिए यहां पे जो माइनस साइन आ रहा है उसका कुछ खास यहां पे यूज नहीं होगा, डायरेक्टली कॉस ऑफ क्या रहेगा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन उन दोनों को ऐड करके। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पुट 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू r, और इसको बोला जाएगा एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, इसको अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये y इक्वल्स टू आ रहा है r साइन ऑफ, अब 2 पाई n तो ओमेगा होता है, r साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया, जो अगेन क्या कर रहा है, एसएचएम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप होने के बाद जो यहां पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सिमिलर, जैसे हमें एसएचएम के लिए फॉर्मूला मिला था उसी फॉर्म में हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बोर्ड पे दिख रहा है इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, y इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी। r का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू यहां पे ऊपर लिखी है 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, ये डेरिवेशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट नहीं है तो कैसे आती है ये आपको मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। इज दैट क्लियर? चलो कमेंट फर्स्ट, क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में उसको सॉल्व करते बैठो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब इसके ऊपर से हम आगे की कंडीशन कुछ डिराइव करने वाले हैं। कमेंट नहीं किसी की आवाज आ रही क्या ठीक से? ओके ठीक है, क्लियर है। अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि जो स्टेशनरी वेव हमने यहां पे देखा है उस स्टेशनरी वेव का रिप्रेजेंटेशन का इक्वेशन मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है उसके लिए कंडीशन मिल गई। अब इस वेव का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि ये इस पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करता है, इस तरह का लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, सारे लूप सेम है, से एज्यूम करो कि सारे लूप क्या है, सेम ही सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है और इसको बोला जाता है एज ए स्टेशनरी वेव। अब ये स्टेशनरी वेव में क्या होता है, देखो यहां पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है नोड। ये सारे क्या है, नोड, क्या है, नोड। एंड यहां पे जो पॉइंट आपको दिखाई देंगे इनको बोला जाता है एंटी नोड। ये क्या है, एंटी नोड। ठीक है, अब डायग्राम के ऊपर से हमें मालूम हो रहा है कि नोड का मतलब क्या होता है, कि इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव की केस में पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, आर कॉल्ड एज नोड, आर कॉल्ड एज नोड। मतलब जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो है, मतलब जो रेस्ट में उनको क्या बोला है मैंने, सिंपली नोड बोला है। अब इन नोड के लिए मुझे कंडीशन चाहिए, यानी कि एट नोड, नोड पे
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है नोड पे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है जो वो है 0, यानी आर इक्वल्स टू कितना है 0 है। और आर का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, क्या था 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा, जो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये आर का फॉर्मूला इससे पहले लिखा था। अब ये 2a है, उधर जाके 0/2a है तो वो 0 बनेगा, यानी cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब ये cos इधर जाएगा, यानी 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू बन गया cos इनवर्स ऑफ 0। अब cos का कौन सा एंगल 0 होता है 90 डिग्री, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं π/2, या फिर 3π/2 भी 0 है, या फिर 5π/2 भी 0 है। इसका मतलब 2p - 1 इंटू π/2 और मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये सारे एंगल्स क्या है cos के 0 है, इज इक्वल्स टू कौन है 2 पाई x बाय लैम्बडा। तो यहां पे पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 2p - 1 इंटू λ/4। ये हो गई कंडीशन फॉर नोड। क्या ये एक्सप्रेशन फॉर कंडीशन ऑफ नोड, मतलब गिवन वेव में नोड कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होने वाले हैं, उसके लिए मुझे कंडीशन यहां पे डिराइव करनी थी, और वो मैंने इस तरह से डिराइव करके ये एक्सप्रेशन यहां पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो कमन फास्ट, कंडीशन फॉर नोड कैसे आ रही है, समझ में आ गया सबको? है क्लियर? ओके, अब जैसे नोड के लिए हमने ये सारी बातें देखी है, अब यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे कंडीशन फॉर नोड हमें मिल गई, और ये कैसे आता है वो पूरा पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है। ठीक है, तो बस ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको रिमेंबर करना है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आज डीपीपी में भी और टेस्ट में भी क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पे x फॉर्म होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2p - 1 इंटू λ/4। मतलब पहला नोड λ/4 पे, दूसरा नोड 3 λ/4 पे, तीसरा नोड 5 λ/4 पे, देन 7 λ/4 पे, एंड ऐसे ये नोड की कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोड के लिए हमने कंडीशन देखी। डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, मतलब आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो दो नोड के बिटवीन का सेपरेशन कितना होता है λ2। ठीक है, λ/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। दो नोड्स के बिटवीन का सेपरेशन कितना होता है λ/2 होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अभी नोड के बारे में हो गया, अभी सेम बातें हम रिपीट करेंगे फॉर एंटी नोड। अब एंटी नोड मतलब क्या है, डायग्राम के ऊपर से हम उसको बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे नोड पे डिस्प्लेसमेंट कम था, मिनिमम था, यहाँ पे एंटी नोड पे क्या है मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंटी नोड मतलब क्या होते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पॉइंट्स जिनके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उनको बोला जाता है एज ए एंटी नोड। यानी कि एंटी नोड के लिए ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा +or -2 है, ऊपर है तो +2 है, नीचे तो +-2 है। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, इसका मतलब ये रहेगा +-2 है। लेकिन हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला प्रूव किया था इससे पहले, वो इस तरह से था R = 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा। यानी कि इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये क्या बनेगा 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू +or-2a, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू बनेगा cos इनवर्स ऑफ +or-1। अब cos का कौन सा एंगल 1 होता है 0 1 है, पाई -1 है, 2 पाई 1 है, 3 पाई -1 है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, यानी p टाइम्स ऑफ पाई। सारी पाई की वैल्यू एक बार 0 आती है, एक बार +1 आती है, एक बार -1 आती है। यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, और x के लिए कंडीशन क्या बनेगी p इंटू λ/2। ठीक है, तो ये क्या बन गई कंडीशन फॉर एंटी नोड। मतलब पहला एंटी नोड 0 पे,
दूसरा एंटीनोड p इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब लैम्बडा बाई 2 पे, देन 2 लैम्बडा बाई 2 पे, देन 3 लैम्बडा बाई 2 पे, ऐसे ही एंटीनोड फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, एंड डायग्राम से अगर देखेंगे तो फिर से एंटीनोड एंड एंटीनोड का बिटवीन का सेपरेशन अगेन कितना है, लैम्बडा बाई 2, लेकिन नोड एंड एंटीनोड का सेपरेशन कितना है, लैम्बडा बाई 4 है। ये 2 पॉइंट बस स्टार मार करके आपको लिखना है, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस कि सेपरेशन बिटवीन टू एंटीनोड इज चलो सेपरेशन बिटवीन नोड एंड एंटीनोड की बात हम कर रहे थे, तो दो नोड के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। दो एंटीनोड के बिटवीन है वो कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। एंड नोड एंड एंटीनोड के बिटवीन है वो कितना होगा, लैम्बडा बाई 4। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, तो यहां पे हमने कंडीशन फॉर नोड, कंडीशन फॉर एंटी नोड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके लिए कंडीशंस कैसे प्रूव होती है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। अब इसका यूज करके हम रिमेनिंग टॉपिक की कुछ बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे यूज होती है वो ये पहले मैं एक्सप्रेशन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम अलग से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, हम सेम पार्ट अप्लाई करेंगे स्टेशनरी वेव को, वेव की वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए। अब कंडीशन क्या है, देखो कि हमने एक रिजिड सपोर्ट रखा है और दूसरा भी रिजिड सपोर्ट है, दोनों रिजिड सपोर्ट के बिटवीन में हमने एक स्ट्रिंग रखी है, जैसे सितार, वीणा, गिटार, ये सारे जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, इसी तरह की कंडीशन होती है कि दो फिक्स सपोर्ट में एक स्ट्रिंग होती है, हम उसको प्लग करते हैं एंड वो क्या करती है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन परफॉर्म करती है, मतलब वहां पे क्या फॉर्म होता है, इस तरह से स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। ठीक है, ये बन गया आपका स्टेशनरी वेव। तो इस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर वेव की जो वेलोसिटी होती है वो है v इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाय एम। स्ट्रिंग के ऊपर वेव की जो वेलोसिटी होती है वो है v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम, और यहाँ पे t का मतलब होता है, t का मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। एंड ये m की मीनिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें, m का मतलब मास नहीं होता है, m का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। m का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये स्ट्रिंग की केस है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव जो फॉर्म होगा ऑन द स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग के ऊपर मूव होने वाला जो भी वेव होगा उसकी वेलोसिटी गिवन बाय होगी v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m। t का मतलब होगा स्ट्रिंग का टेंशन, m का मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग जब वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी तो इसके वाइब्रेशन क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले कि हमने पहले पकड़ के छोड़ दिया, तो तब की केस में जो वाइब्रेशंस परफॉर्म होंगे उसको अपन बोलेंगे एज ए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये स्ट्रिंग है, हमने सेंटर पे पकड़ के उसको प्लग करके छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का एक लूप फॉर्म होगा, ये बन गया फर्स्ट मोड। अब एक लूप फॉर्म होने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, नोड है, यहाँ पे कौन है, नोड है, तो दो नोड के बिटवीन का सेपरेशन लैम्बडा बाई 2 होता है, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो बन गई लैम्बडा बाई 2 इन दिस केस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बन गया 2 इंटू एल, और मुझे वेव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मालूम है v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, तो n इज इक्वल्स टू हो गया v बाय लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा कितना है 1/2l, एंड v की वैल्यू, v का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था स्ट्रिंग की केस में कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई m। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फर्स्ट मोड में थी, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है एज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है
वही क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। अब ये हार्मोनिक एंड ओवरटोन क्या है, थोड़ी देर बाद समझ में आने वाला है, तब तक जो है एज इट इज इसको रिमेंबर करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट मोड में मिली थी, इसलिए बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड जो फंडामेंटल होती है वहां से हार्मोनिक की काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला। अब ये वेव जो है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेशन परफॉर्म करना कंटिन्यू करेगी। एंड इसके बाद में क्या होगा, सेकंड मोड आएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ये जब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस तरह से दो लूप फॉर्म करेगी। ये दो लूप जो है वो इक्वल है, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस तरह से दो दो लूप्स फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे दो लूप बन गए। अब ये दो लूप में कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है। तो इधर का लैम्डा बाई टू, इधर का लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, यानी यहाँ पे जो लेंथ है वो बनी इक्वल्स टू लैम्डा, जो लेंथ है एल वो बनी इक्वल्स टू लैम्डा। अगर ये एल इज इक्वल्स टू लैम्डा बन गया, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, फिर से यहाँ पे v इज इक्वल्स टू बनेगा एन वन इंटू लैम्डा। एन वन क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल के बाद में आने वाली पहली फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे एन वन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, v अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा तो यल है, मतलब ये बना वन अपॉन यल। v की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी, रूट ऑफ टी बाई एम। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इन सेकंड मोड। मैं अगर इसको, इस एक्सप्रेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एन वन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वन अपॉन टू एल इंटू रूट ऑफ टी बाई एम। एंड ये ब्रैकेट के बाहर टू मिलेगा। ये डिनोमिनेटर का टू बस मैंने एल के बाजू में लिखा था, क्योंकि मुझे वन अपॉन टू एल रूट ऑफ टी बाई एम को एन बोलना था। यानी मुझे एन वन इज इक्वल्स टू कितना मिला, टू एन मिला। एन वन कितना मिला, टू एन मिला। अब यहाँ पे टू एन आ रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे एज ए सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। एंड हार्मोनिक की मीनिंग फंडामेंटल से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट के बाद में सेकंड मिलेगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे एन वन है, इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। अब ये ओवरटोन का मतलब क्या है, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में आने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब ओवरटोन है, ठीक है। ज्यादा का टोन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड, इसलिए ये बन गया फर्स्ट ओवरटोन। अब इस सेम पार्ट अगर रिपीट करेंगे तो थर्ड मोड में क्या होगा, अगर ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगी, वन टू एंड थ्री, ऐसे तीन तीन लूप फॉर्म करेगी। अब ये हो गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर यहाँ पे तीन लूप फॉर्म हो गए, इसका मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों के बिटवीन लैम्डा बाई टू, इन दोनों के बिटवीन लैम्डा बाई टू, इन दोनों के बिटवीन लैम्डा बाई टू। यानी यहाँ पे जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वो बनेगी लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, मतलब थ्री टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई टू, यानी लैम्डा बनेगा टू एल बाई थ्री। यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एन टू, ये बनेगी वी अपॉन लैम्डा, यानी थ्री इन ब्रैकेट वन अपॉन टू एल इंटू रूट ऑफ टी बाई एम। बस ये डिनोमिनेटर के थ्री न्यूमरेटर में आएंगे, वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखे। और इस ब्रैकेट की वैल्यू हमने पहली देखी है, कितनी है, एन है। इसका मतलब मुझे ये एन टू इज इक्वल्स टू क्या मिला, थ्री टाइम्स ऑफ एन। थ्री नंबर का है, इसलिए बनेगा थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल के बाद दूसरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बनेगा सेकंड ओवरटोन। एकदम सिंपल बात है, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार जैसा, तो उसमें ऐसे ही होता है, पहले फर्स्ट मोड आता है, फिर सेकंड मोड आता है, देन थर्ड मोड आता है। एंड उसके बाद में इस तरह के वाइब्रेशंस ये चलते रहते हैं, ठीक है। चलो कमन फास्ट, एक एक स्टेप ध्यान से देखो। बहुत सारे क्वेश्चन सेम पार्ट के ऊपर आज आपको सॉल्व करने हैं। ये क्लियर है, तो इस रिलेटेड एक पॉइंट एंड सेम पार्ट से रिलेटेड कुछ लॉज ऑफ स्ट्रिंग में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उससे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप, गड़बड़ मत करो। ये क्लियर हो गया तो आगे का पार्ट एकदम सिंपल रहेगा। चलो रीड।
चलो एक क्लियर सबको, क्लियर 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 ओके। शुभमकर कशात आवाज येत नाही तुला? तो ये था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के डिफरेंट मोड्स थे, ठीक है। अब यहां पे देखो कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं अभी रफ नहीं कर रहा हूं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई, ये सेकंड मोड की। तो इनके ऊपर से मैं यहाँ पे जो है एक रिलेशन लिखने वाला हूं बिटवीन ओवरटोन एंड मोड, हार्मोनिक एंड ओवरटोन। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है सिंपली कि पीथ हार्मोनिक, इसका मतलब क्या होगा, P+1 ओवरटोन, ठीक है। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट हार्मोनिक है, एक मिनट, यहां पे ओवरटोन होगा और ये हार्मोनिक है। जब फर्स्ट ओवरटोन है यहां पे, तो हार्मोनिक कितने नंबर का होगा ये कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन है। तो 1 ऐड कर दिया तो सेकंड हार्मोनिक, जब सेकंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक, अगर 10th ओवरटोन बोलेंगे तो 11th नंबर का हार्मोनिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करता है, इसको लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला था, उसके ऊपर से हम कुछ लॉज ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T बाय M। तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ लेंथ। अब इसका स्टेटमेंट मैं लिख के नहीं दूंगा, स्टेटमेंट मालूम है आपको क्या होगा लॉ ऑफ लेंथ, कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की, यानी कि N2/N1 बनेगा L1/L2। इसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में लॉ ऑफ टेंशन, वो क्या एक्सप्लेन करेगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अब स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी क्या बनेगा, N2/N1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ T2/T1, या फिर N2/N1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2/T1। तो जो भी अननोन पार्ट होगा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आएगा लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, जो एक्सप्लेन करेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज n प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/√m, यानी N2/N1 ये बनेगा रूट ऑफ M1/M2। तो ये एक्सप्रेशन यूज करो, ये एक्सप्रेशन यूज करो, या फिर ये एक्सप्रेशन यूज करो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें क्या पूछा गया है उसके ऊपर से हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब इसके बाद में सेम केस हम यूज करने वाले हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें पाइप यूज किया जाता है, जैसे फ्लूट है ना। और वो पाइप की केस में स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है, वहां पे ओवरटोन हार्मोनिक कैसे वैरी करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, उससे रिलेटेड हम आगे का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे पाइप कंसीडर करने हैं, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूंगा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। मतलब फ्लूट के लिए हम ये पाइप ले रहे हैं और जो एक एंड से हमने क्लोज करके रखा है, एंड उसमें जो वाइब्रेशन है उनको हमें स्टडी करना है। तो सपोज यहाँ पे एक पाइप दिया है, एक एंड से क्लोज है, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख देता हूं कि नोड ऑलवेज फॉर्म एट क्लोज्ड एंड एंड एंटी नोड हमेशा से फॉर्म होगा एट ओपन एंड। कभी भी अगर पाइप की केस आ गई तो जो ओपन एंड है वहां पे कौन फॉर्म होता है, एंटी नोड, वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। एंड जो क्लोज्ड एंड है वहां पे कौन फॉर्म होता है, नोड फॉर्म होता है। तो इस टाइप का पाइप एक एंड से ओपन होगा, एक एंड से क्लोज होगा। तो इस टाइप के पाइप में क्या होगा, यहां से इस तरह से एक वेव आके इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस यहां से ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये वेव यहां से आके इंसिडेंट होगा एंड यहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा।
अब कंडीशन क्या होगी, देखो ये नोड बन गया, यहाँ पे ये एंटी नोड बन गया। तो पाइप की लेंथ अगर यल है, पाइप की लेंथ अगर यल है, तो ये एल इज इक्वल्स टू बिटवीन नोड एंड एंटी नोड का सेपरेशन मतलब लैम्डा बाय 4 हो गया, जैसे स्ट्रिंग में लिखते थे वही है। अब यहाँ पे जो वेव फॉर्म हो रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। तो एन बनेगा v अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना बनेगा, यहां से लैम्डा बनेगा 4l, यानी कि ये बनेगा v अपॉन 4l। ये मिल गई हमें पाइप की केस में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाली है मतलब हम इसको बोलते हैं एज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पे जो हार्मोनिक फॉर्म होगा वो रहेगा फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक की काउंटिंग हम फंडामेंटल के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। अब सेम पाइप होगा, आगे जाके इस पाइप में क्या होगा, ये वेव आके पहले एक लूप फॉर्म करेगा एंड फिर ये दूसरा लूप जो है वो आधा इस तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि एंटी नोड हमेशा से ओपन एंड पे एंड नोड हमेशा से क्लोज्ड एंड पे फॉर्म होना है। अब देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, इसके बिटवीन का सेपरेशन लैम्डा बाय 4। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि नोड एंड एंटी नोड ये सेपरेशन लैम्डा बाय 4, एंटी नोड एंड नोड ये सेपरेशन लैम्डा बाय 4, एंटी नोड एंड नोड लैम्डा बाय 4। यानी यहाँ पे जो पाइप की लेंथ बनेगी ये बनेगी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4। अगर ये लेंथ 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4 है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4l/3 होगा। इसको मैं अगर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू n1 इंटू लैम्डा इस फॉर्मूले में अगर पुट करूंगा तो मुझे n1 इज इक्वल्स टू मिलेगा v अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे v एज इट इज है, लैम्डा कितना है 4l/3, तो ये 1/1/3 बाहर लिखूंगा ब्रैकेट के, तो ये बना v अपॉन 4l। लेकिन इस v अपॉन 4l को अपन पहले से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी n बोल रहे हैं, तो मुझे जो n1 था यहाँ पे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ n। अभी फर्स्ट हार्मोनिक था, यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक हर कोई काउंट करना पड़ता है हमें, है या नहीं है। लेकिन ये फंडामेंटल के बाद में फर्स्ट आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा एज ए फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या बनेगा, फर्स्ट ओवरटोन। अब सेम केस आएगी जिसमें क्या होगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, अब एक की जगह पे ऐसे दो दो लूप फॉर्म होंगे, एंड दो लूप फॉर्म होके यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंटी नोड, इस तरह के फॉर्म होंगे। अब देखो कंडीशन क्या है, ये नोड है तो नोड एंड एंटी नोड लैम्डा बाय 4, यहाँ पे 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 भी लैम्डा बाय 4, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी बनी, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4 बनी। अगर मैं यहां से लैम्डा कैलकुलेट करना चाहूंगा तो लैम्डा कितना बनेगा, 4l/5 बनेगा। बाकी पूरा पार्ट सेम, v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, लेकिन फंडामेंटल के बाद में सेकंड हाईएस्ट है इसलिए मैंने n2 बोला। तो यहाँ पे n2 इज इक्वल्स टू बनेगा v अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4l/5 है, 1/1/5 न्यूमरेटर में आएंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो ये बनेगा v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l। बट v अपॉन 4l को हमने पहले से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n बोला था, तो मुझे यहाँ पे n2 मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ n। यहाँ पे 5 है मतलब ये क्या रहेगा, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। एंड फंडामेंटल के बाद में दूसरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये बनेगी सेकंड ओवरटोन। फिनिश्ड। जैसे स्ट्रिंग में था वही है, बस ये लेंथ जो है हर बार चेंज हो रही है, बाकी कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो कॉमन फर्स्ट देख लो एक बार स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं है। चलो बाकी लोग देखो स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसके ऊपर आज वर्कशीट आने वाली है। सगळं क्लियर झालं, व्हेरी गुड। मास मराठीत बोलना बेटा, गुड। तो इसी तरह की कंडीशन आएगी, तो जैसे मैंने स्ट्रिंग की केस में हार्मोनिक एंड ओवरटोन के लिए रिलेशन प्रूव किया था, वही रिलेशन यहां पे आएगा। क्या आएगा देखो, जो यहां पे प्रूव किया था उसी की तरह है कि अगर पी नंबर का ओवरटोन है उससे हमें हार्मोनिक निकालना है, तो हमें 2 + 1 करना पड़ेगा।
कैसे, देखो अब यहां पे सेकंड ओवरटोन था, सेकंड ओवरटोन, तो अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 टू 4, 4+1, तो वो फिफ्थ हार्मोनिक बना, मतलब ये मैच हो गया। यानी आपको अगर कोई भी बोलेंगे मतलब 20th ओवरटोन है, तो हार्मोनिक कौन सा होगा, हम क्या करेंगे 20 इंटू 40, 40+1, मतलब 41 नंबर का हार्मोनिक वहां पे प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हम किसी भी मोड का हार्मोनिक का नंबर या फिर ओवरटोन का नंबर इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पाइप क्लोज एट वन एंड की कंडीशन देखी है, उसी तरह से हमें नेक्स्ट कंडीशन देखनी है जहां पे पाइप क्या होगा, क्लोज्ड होगा या ओपन होगा एट बोथ एंड। पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे ये पाइप ओपन रहेगा, तो उसके लिए यही कंडीशन, दोनों एंड पे ओपन है, मतलब दोनों एंड पे क्या फॉर्म होंगे, एंटीनोड्स फॉर्म होंगे। अब ये पाइप दिया गया है, इस पाइप में ये वेव एंटर कर रहा है, लेकिन अगर दोनों एंड पे एंटीनोड फॉर्म होने वाले हैं, मतलब क्या होगा, इस तरह से ये वेव स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे आके इंसिडेंट होके वापस जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एंटीनोड, यहाँ पे भी एंटीनोड, तो दो एंटीनोड के बिटवीन का सेपरेशन है, यानी पाइप की लेंथ बनेगी L इक्वल्स टू λ/2, यानी मुझे लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2L। फिर से वही वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, n बनेगा v अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज 2L, तो n बनेगा v अपॉन 2L। यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए, इसलिए इसको बोला जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड केस में पाइप वही रहेगा, बस ये वेव क्या करेंगे, इस तरह से बीच में एक लूप फॉर्म करेंगे एंड फिर दोनों एंड पे जो है वो एंटीनोड फॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है, तो दो नोड के बिटवीन, दो एंटीनोड के बिटवीन λ/2, यहाँ का λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2, मतलब यहाँ पे लेंथ इक्वल टू लिखना पड़ेगा लैम्बडा, λ/2 प्लस λ/2 लैम्बडा हो गया, यानी L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बन गया, तो V इक्वल्स टू बनेगा N1 इंटू लैम्बडा, तो N1 बनेगा V अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है L है, तो ये बना V अपॉन L, मैं बस यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो N बनेगा 2 इन ब्रैकेट V अपॉन 2L, ये 2 बस L के साथ में लिखे, क्योंकि V अपॉन 2L को मुझे N बोलना था, यानी कि मुझे यहाँ पे जो N1 मिला है वो हो गया ट्वाइस ऑफ N। अगर N1 ट्वाइस ऑफ N हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक है, लेकिन ये फंडामेंटल के बाद में फर्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है। अब इसी तरह से थर्ड केस में क्या होगा, वही पाइप होगा, पाइप में से वही वेव एंटर करेगा, लेकिन वो यहां से इस तरह से दो दो लूप रिफ्लेक्ट होके फॉर्म करेगा, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है, तो दो एंटीनोड के बिटवीन λ/2, यहाँ पे λ/2, यहाँ पे λ/2, तो ये पाइप की जो लेंथ है यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ λ/2 है। अगर ये 3 टाइम्स ऑफ λ/2 है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बन रही है 2L अपॉन 3, यानी कि ये V इज इक्वल्स टू N2 इंटू लैम्बडा हो गया, तो ये N2 बनेगा V अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 2L/3 है, 3 अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखे तो ये बनेगा V अपॉन 2L, लेकिन इसी V अपॉन 2L को मैं पहले N बोल चुका हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे जो N2 है ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ N, यहाँ पे 3 है, मतलब ये बन गया मुझे, मिल गया मुझे थर्ड हार्मोनिक, एंड ये फंडामेंटल के बाद में सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए इसको हम बोलेंगे एज ए सेकंड ओवरटोन, यानी कि जो स्ट्रिंग में था वही पाइप ओपन एट वन एंड पे था, वही पाइप ओपन एट बोथ एंड पे, ठीक है। चलो चेक इट, कम ऑन फास्ट, स्टेप बाय स्टेप, है क्लियर, है क्लियर। ओके, कोमल क्लियर, मनमत क्लियर, चलो बाकी लोग।
चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ये हार्मोनिक एंड ओवरटोन के बिटवीन का रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे वही रिलेशन होगा जो स्ट्रिंग में था। क्या था स्ट्रिंग में? पी नंबर का ओवरटोन इज इक्वल्स टू P+1 नंबर का हार्मोनिक। यही रिलेशन ये पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में, मैं वेव नहीं बोला, स्टेशनरी वेव बोला। कल तक हमने जो देखा वो प्रोग्रेसिव वेव था, अभी जो हमने देखा वो स्टेशनरी वेव है। अब यहाँ पे वेव टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये वेव के जो बेसिक दो टाइप थे, एक प्रोग्रेसिव एंड दूसरा स्टेशनरी, वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाइप की केस में जो होता है, एक छोटा सा पॉइंट बाकी है जिसको अपन बोलते हैं एज ए एंड करेक्शन। एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिख के देता हूं कि ओपन एंड पे हमने देखा ऑलवेज एंटीनोड फॉर्म होता था, लेकिन कंडीशन ये है कि एंटीनोड नॉट फॉर्म ऑलवेज एट एग्जैक्टली एट द एंड। एंटीनोड जो है वो एग्जैक्टली एंड पे फॉर्म नहीं होता है, बट सम डिस्टेंस अबाउ द एंड। सम डिस्टेंस अबाउ द एंड मतलब जो एंटीनोड है वो पाइप के एग्जैक्ट एंड पे फॉर्म नहीं होता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहां पे फॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो फॉर्म होता है यहां पे, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है एंड करेक्शन। इस डिस्टेंस को बोला जाता है एंड करेक्शन। एंड ये एंड करेक्शन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.3 टाइम्स ऑफ डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, क्या है एंड करेक्शन? 0.3 टाइम्स ऑफ डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। ये एक्सप्रेशन होता है। यानी कि क्या होगा कि फॉर पाइप ओपन एट वन एंड, जो एक्चुअल में हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं उसको L प्लस 0.3 इंटू डी हर बार लेना पड़ेगा। अगर आपको एंड करेक्शन कंसीडर करो, ऐसे क्वेश्चन में दिया है, तो जहां जहां पे हम लेंथ यूज करते थे L, उसमें हमें क्या करना है 0.3 टाइम्स ऑफ डी यूज करना है। या फिर एंड करेक्शन अगर पाइप ओपन एट वन एंड है तो कैलकुलेट करने के लिए हमें N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन N2 माइनस N1, ये एक्सप्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ दी है तो। सेम केस अगर हमें चाहिए फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे पाइप अगर ओपन है ऐसा बोला है, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ हमें ऊपर की 0.3 डी प्लस नीचे की 0.3 डी यानी 0.6 टाइम्स ऑफ डी इतनी कंसीडर करनी है। एंड वहां पे जो एंड करेक्शन होगा वो रहेगा N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस N1। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है फर्स्ट वन सेकंड वन ये थियोरेटिकली बस रिमेंबर करो, और ये जो है बाकी पार्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर वहां पे डायमीटर दिया है एंड करेक्शन कंसीडर करो बोला है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव, जिसमें हमने क्या देखा, बेसिक स्टेशनरी वेव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए बेसिक कंडीशंस, एंड देन यहाँ पे उसके एप्लीकेशन